नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है 20 लाख करोड़ रुपए का, तो उस पैकेज के बारे में कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो अपने सामने ब्लूप्रिंट रखा था, तो उससे रिलेटेड अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है और इसको अपन एक एक पॉइंट को टच करेंगे। मैं आपको बताऊं जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पर MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेस है, उस पर सबसे ज़्यादा सरकार ने जोर दिया है। इसके अलावा हर पॉइंट को टच करने की कोशिश की है, जैसे NBFCs है, कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर TDS की बात करते हैं उसकी है, जो उसमें क्या कटौती की हुई है। उसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो 200 करोड़ रुपए तक का जो पहले ग्लोबल टेंडर होता था, तो उसमें भी कुछ बदलाव किए हैं। तो इस तरह के कई इसमें बदलाव हुए हैं और क्या क्या उन्होंने घोषणा की है, उस हिसाब से अपन उसमें देखेंगे कि अपनी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकते पॉइंट, उसको अपन टच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसमें जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है मार्च 2021 तक है। आपको मैं बताऊं कि जो TDS में जो कटौती है, उस कटौती को कितना % कर दिया है, 25%। ध्यान रखना, TDS में कटौती 25% कर दी है। अब ये TDS क्या है आपको बताना चाहूंगा, टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। ठीक है, तो जो TDS के अंदर जो कटौती है उसको कितना कर दिया है, 25% को कम कर दिया। मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाना चाहूँगा कि 1000 रुपये पे मान लो 100 रुपये TDS लगता है, तो अभी ये 25% कटौती कर दी है, तो उसी 1000 रुपये पे आपका TDS कितना कटेगा, 75 रुपये लगेगा। तो कहने का मतलब ये 25 रुपये का आपको सीधा फायदा होगा। इस तरह से जो ये कटौती हुई, इस कटौती के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। ध्यान रखना, 50,000 करोड़ रुपए की बचत, 50,000 करोड़ रुपए की बचत। कहने का मतलब ये है, ये बचत किसकी है, ये बचत अपनी है। ये जो 50,000 करोड़ रुपए यदि TDS के अंदर कटौती नहीं होती, तो 50,000 करोड़ रुपए सीधा सरकार की बचत होती, सरकार के पास जाता। और ये जो 50,000 करोड़ रुपए है, अब ये आपकी जेब में आएगी सीधे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो 50,000 करोड़ की जो रियायत दी है, ये आपकी जेब में आएगी सीधे पैसे। तो कहने का मतलब है कि इस 25% कटौती की वजह से 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सबसे पहले ये, उसके बाद जब हम देखते हैं कि टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल है, वो आप पहले उसकी डेट थी 31 जुलाई 2020, तो उसको बढ़ा करके क्या कर दिया है, 30 नवंबर 2020 कर दिया है। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। पहले कितना था, पहले इसकी डेट थी 31 जुलाई 2020, और ये इनकम टैक्स रिटर्न, ये डायरेक्ट टैक्सेशन की बात है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसको भी रिटर्न टैक्स है, ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसकी जो होती है, उसको भी 31 जुलाई 2020 से बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो वेतन से संबंधित बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वेतन से रिलेटेड बात करते हैं। जो ईपीएफ है, आपको बताऊंगा वेतन में है
ईपीएफ, ईपीएफ क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ में आपको बताऊं कि ईपीएफ में क्या है कि जैसे कर्मचारी और कंपनी की बात करते हैं तो पहले ईपीएफ में जो कटौती होती थी वो 12% थी, कर्मचारी की 12 और कंपनी की 12। इस तरह से ये पहले 24% थी। पहले कितनी थी? पहले ये ईपीएफ जमा 12-12%, 12-12%, 12-12% का मतलब 12 कर्मचारी और 12 ही क्या था? कंपनी का था। इस तरह से ये टोटल कितना था? 25% था, 24% था। अब क्या किया है कि जो ईपीएफ के अंदर जो है इस फंड को सरकार ने क्या कर दिया है, इसको 10% कर दिया। कितना कर दिया? घटा करके 10, टोटल कितना हो गया? 20%। कहने का मतलब यह है कि ईपीएफ में कटौती इसलिए की गई है क्योंकि आपको पता है कि जब इसको कम किया है तो एम्प्लॉय के हाथ में या उसकी जेब में पैसे ज्यादा आएंगे, तरलता आएगी, तो वो कुछ आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी जो भी रोजमर्रा के काम है जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करना वो कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब उसके हाथ में तरलता आएगी तो मार्केट से वो परचेज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 12 से 10 और यहाँ भी 12 से 10 कुल बढ़ा के 4% की जो कटौती की, इससे क्या होगा? जो भी कर्मचारी है उसके हाथ में उसकी जेब में क्या आएगी? तरलता आएगी। तो ये सेकंड सबसे ज्यादा जो पॉइंट था ईपीएफ की कटौती थी। पहले ये 24% थी, 12-12 थी, 12 कर्मचारी 12 कंपनी की, उसको घटा करके अब कितना कर दिया? 10% कर दिया। अब अपन बात करते हैं जो वो कर्मचारी जिसकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है। तो आपको बताना चाहूंगा जो इसकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है, उसकी जो पीएफ जो फंड है, जो प्रोविडेंट फंड है, तो उसमें सरकार ने जैसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो उन्होंने सरकार ने जो घोषणा की थी, तो उस योजना में इसकी डेट थी मार्च अप्रैल मई था, लेकिन अब उसको कर दिया है जून जुलाई और अगस्त। तो 3 महीने की जो किस्त है उस 3 महीने की किस्त को सरकार खुद वहन करेगी, कर्मचारी की और कंपनी दोनों की सरकार वहन करेगी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज ये भी 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों की पीएफ किस्त जून जुलाई व अगस्त में, जून जुलाई अगस्त की कर्मचारी है कंपनी की किस्त सरकार वहन करेगी। सरकार वहन करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों पीएफ की जो रकम है, जो भी है 3 महीने की किस्त बोल दो या रकम बोल दो, ठीक है। तो ये जो रकम है ये रकम सरकार वहन करेगी, ठीक है। ये जो रकम है ये कौन वहन करेगी? सरकार। पहले क्या था, इसकी डेट थी मार्च अप्रैल मई, लेकिन अब उसको कर दिया है जून जुलाई अगस्त। ये 3 महीने की जो पीएफ जो रकम है वो कौन वहन करेगी? सरकार। दोनों, चाहे कंपनी की हो कर्मचारी दोनों, क्योंकि कुछ हिस्सा कर्मचारी का जमा होता है, कुछ कंपनी की तरफ से होता है, दोनों ही हिस्सा सरकार। इससे क्या होगा आपको बताना चाहूंगा कि ये करने के बाद मैं आपको बताऊं कि लगभग 3.5 लाख कंपनी और 72,000 3.5 लाख कंपनियों 3.5 लाख कंपनियों व 72 लाख कर्मचारियों को फायदा, कर्मचारियों को फायदा, ठीक है। तो इस प्रकार की घोषणा से लगभग 3.5 लाख कंपनियां और 72 लाख कर्मचारियों को क्या होगा? सीधा सीधा फायदा। अब अपन बात करते हैं एमएसएमई। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना पॉइंट है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। परीक्षा के अंदर आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। एमएसएमई क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं।
सबसे पहले इसको देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म में हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं आपको। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। ठीक है, जो अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकार का जो फोकस है, लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि एमएसएमई को और सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक राहत मिले, लेकिन आखिरकार सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए सीधे किसको दिए है, एमएसएमई को दिया है। और जो सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्योग है, सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो बात की है, सबसे ज्यादा जो मेजर जो जोर है, सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो इसी एमएसएमई पे दिया गया है। ये अपने जो घरेलू इंडस्ट्री है, जो घरेलू उद्योग है, छोटे मोटे कुटीर उद्योग है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कर्मचारी इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इससे रिलेटेड कई छोटे पॉइंट है। सबसे जो पहला पॉइंट है आपको बताऊंगा कि इससे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस है, ये कृषि की बात में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। ध्यान रखिए, कृषि की बात सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर, तो कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है तो कौन से सेक्टर से मिलता है, एमएसएमई से। सेकंड चीज अपन देखते हैं कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इससे वर्तमान में जो एमएसएमई है, तो यहाँ पे कम से कम लगभग 11 लाख लोग काम करते हैं। 11 लाख लोग एमएसएमई से रोजगार प्राप्त करते हैं, यानी इससे जुड़े हुए हैं। कम से कम कितने हैं, 11 लाख लोग एमएसएमई से जुड़े हुए। अब अपन बात करते हैं कि एमएसएमई जो बात की, जो जीडीपी का है 30% हिस्सा है एमएसएमई में। ठीक है, जीडीपी का 30% जो हिस्सा है वो किसके पास में, एमएसएमई का। और निर्यात में भी इसका योगदान है, ये ध्यान रखना है। निर्यात में एमएसएमई का 40% योगदान। निर्यात के अंदर एमएसएमई का कितना योगदान है, 40%। तो ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो कृषि के बाद सबसे ज्यादा जो रोजगार है उस सेक्टर का है, और इस सेक्टर से 11 लाख जुड़े हुए रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और जीडीपी का 30% हिस्सा है वो एमएसएमई का है, और निर्यात में जो एमएसएमई का योगदान है वो कितना है, 40%। अब सरकार ने क्या घोषणा की है कि 3 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। ध्यान रखिए, इस एमएसएमई के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है कि 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई। ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को दिए जाएंगे। और आपको बताऊं कि इस 3 लाख करोड़ रुपए देने से लगभग 45 लाख कंपनियों को क्या होगा, फायदा होगा। 45 लाख कंपनियों को फायदा, 45 लाख कंपनियों को सीधा फायदा। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि जो 45 लाख कंपनियों को सीधा फायदा होगा, और एक बात यह है कि अब ये कंपनियां बिना गारंटी के सीधे लोन साफ कर सकेगी। देखिए, बिना गारंटी के लोन भी मिलेगा इनको, बिना गारंटी के सीधे लोन भी मिलेगा, बिना गारंटी के लोन भी मिलेगा। और एक चीज इसमें यह भी है, आपको ध्यान रखना है, जो ब्याज के भुगतान की है वो 1 साल तक इसमें छूट दी गई। ब्याज भुगतान की भी किसमें क्या है, ब्याज भुगतान में भी 1 साल की छूट दी। तो यह भी ध्यान रखना है
अभी जो इसके लिए घोषणा हुई है तो वो ये 3 लाख करोड़ रुपए किसको दिए जाएंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज है उसको। इससे सीधा 45 लाख कंपनियों को क्या होगा, फायदा होगा। और जो लोन दिया जाएगा उसमें बिना गारंटी के सीधा लोन मिलेगा, और उसमें जो ब्याज भुगतान की बात है उसमें भी 1 साल की क्या दी गई है, छूट दी गई। तो ये मेजर पॉइंट आपको इसमें एमएसएमई में ध्यान रखना। एक चीज इसमें ये भी है, आपको पता है कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि जो एमएसएमई है उसकी डेफिनेशन के अंदर भी बदलाव हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन कहेंगे कि माइक्रो कौन सा इंटरप्राइजेस होगा, स्मॉल कौन सा होगा और मीडियम कौन सा होगा। जो उसकी पहले की डेफिनेशन क्या थी और वर्तमान में क्या डेफिनेशन है उससे रिलेटेड अपन थोड़ा सा देखते हैं। पहले एमएसएमई का वर्गीकरण, और वर्तमान में इस एमएसएमई का क्या वर्गीकरण उससे रिलेटेड हम देखते हैं। तो 3 टाइप है। सबसे पहला आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन 3 इंटरप्राइजेस। ठीक, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पहले का जो वर्गीकरण था, पहले की जो डेफिनेशन थी इस एमएसएमई की, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर दोनों अलग अलग था। ध्यान रखना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो आपका विनिर्माण है वो, और सर्विस सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर पहले अलग अलग थे। ध्यान रखना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अलग था, उसकी अलग डेफिनेशन थी, उसका अलग क्राइटेरिया था, और जो सर्विस सेक्टर है उसका भी क्या था, अलग क्राइटेरिया। लेकिन जो वर्तमान डेफिनेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को एक साथ किया है, और उसमें टर्नओवर का भी उल्लेख किया गया। कोई टर्नओवर दिया, मैन्युफैक्चरिंग अलग है और सर्विसेज ये अलग है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं माइक्रो की बात करते हैं, तो माइक्रो का जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पर बात करते हैं, उसका जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है इसकी अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो माइक्रो है उसके अंदर कितना क्या इन्वेस्टमेंट है, उसका जो क्राइटेरिया है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसके अंदर अपन इन्वेस्टमेंट का जो एरिया देखते हैं। तो सबसे आपको ध्यान रखना है, जो माइक्रो है इसमें इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट सर्विस के इन्वेस्टमेंट का निवेश। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है और सर्विस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, उससे दोनों को अपन ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका इन्वेस्टमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो है आपका 25 लाख से कम। कितना होना चाहिए, 25 लाख से कम। ये जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 25 लाख से कम का जो क्राइटेरिया है तो वो किस में आएगा, आपका माइक्रो में आएगा। और अगर सर्विस की बात करते हैं, तो सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया कितना था, 10 लाख। कितना था, 10 लाख। 10 लाख से क्या होना चाहिए, कम। तो सबसे पहला जो माइक्रो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर और सर्विस के अंदर है, दोनों आपको ध्यान रखना है। पहले की डेफिनेशन बता रहा हूं, तो ये जो एरिया है जैसे 25 लाख तक या उससे कम इन्वेस्ट करने वाली जो कंपनी वो किसके अंतर्गत आएगी, माइक्रो के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद में हम अगला बात करते हैं, स्मॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम, 5 करोड़ से कम। और सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम। ठीक है, 5 करोड़ से कम और 2 करोड़ से कम। अगली अगर बात करते हैं जो मीडियम से एंटरप्राइजेस है, तो उसमें क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम। और आपका जो सर्विस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से कम। तो ये जो डेफिनेशन है ये पहले की डेफिनेशन थी एमएसएमई की, ध्यान रखना। इसको आपको याद रखना है, याद रह जाए तो ये तो डेफिनेशन थी पहले की। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सर्विस का आइडिया यह है,
इसी तरह से स्मॉल के अंदर जो एरिया है वो इस टाइप का है, और जो मीडियम के अंदर है वो एरिया आपका इस टाइप का। क्राइटेरिया आपको तीनों का ध्यान रखना। ये तो थी पहले, लेकिन नया जो वर्गीकरण है ऐसे उसको आपको ध्यान रखना है। नया वर्गीकरण, नया वर्गीकरण, नया MSME वर्गीकरण। इस नए वर्गीकरण की बात करते हैं तो आपको बताऊं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात करी गई है। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ठीक है, दोनों के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम आपका नया जो वर्गीकरण है, इसकी जो डेफिनेशन चेंज हुई है, तो नए वर्गीकरण की बात करते हैं तो नए वर्गीकरण में आपका दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की बात की गई है, लेकिन इसके अंदर क्या जुड़ा है, टर्नओवर जुड़ा है। आपको ध्यान रखना है टर्नओवर। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना है माइक्रो के अंदर, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम तक का जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो में आएगा। और टर्नओवर की बात करते हैं, एंड टर्नओवर जो वार्षिक कारोबार है उस टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर आपका कितना है 5 लाख तक। ध्यान रखना, टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर कितना होगा आपका 5 करोड़ तक, सॉरी टर्नओवर कितना है आपका 5 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए, वार्षिक जो कारोबार है वो 5 करोड़ तक होना चाहिए। तो वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो के। उसके बाद अगली की बात करते हैं अपन जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उसके अंदर अपन देखेंगे तो इसके अंदर क्या है आपका इन्वेस्टमेंट तो 10 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, और आपके जो टर्नओवर की बात करूं मैं तो ये आपका टर्नओवर है 50 करोड़ से कम होना चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का और जो टर्नओवर है वो आपका 50 करोड़ तक होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं जो मीडियम एंटरप्राइजेस है तो उसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका हो जाएगा 20 करोड़ से कम, और जो आपका टर्नओवर है वो आपका हो जाएगा 100 करोड़ से कम। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इसका नया वर्गीकरण है, नया इसकी क्लासिफिकेशन है, नई डेफिनेशन है, उसको आपको ध्यान रखना है। दोनों की बात कही गई है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में तो माइक्रो के लिए है, और स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की ये बात है। और इसी तरह से मीडियम के अंदर ये चीज है, आपको ध्यान रखना, मीडियम में क्या है, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए 100 करोड़ से कम। इसी तरह से स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए 50 करोड़। इसी तरह से माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का एक साथ टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की बात की। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट और सर्विस के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, एक चीज ये है कि मान लीजिए कोई आपका माइक्रो सेक्टर है, माइक्रो कंपनी है ये जो, इसमें मान लीजिए इसने कोई इंडस्ट्री लगाई है, उस इंडस्ट्री को उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए पहला का इसका क्राइटेरिया मान लो 25 लाख का था, इसने इसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। जैसे ये जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है ये अपने क्राइटेरिया से बाहर जाते हैं तो उसके बाद जो सरकारी सहायता मिलती है, इसको जो सरकारी जो सिक्योरिटी मिलती है वो बंद हो जाती है। इसलिए ये जो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती थी, अपना जो कारोबार है उसका विस्तार नहीं कर पाती थी। इसी वजह से सरकार ने क्या किया, इसकी जो पूरी डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया। अब ये जो पहले ही माइक्रो 25 लाख या 10 लाख तक का कारोबार करती, अभी यही जो माइक्रो आपका जो सेक्टर है ये 1 करोड़ और 5 करोड़ तक टर्नओवर तक का क्या कर सकता है, कारोबार का विस्तार कर सकता है। तो इसमें इसको क्या होगा, थोड़े पैसे मिलेंगे, सरकारी सिक्योरिटी मिलेगी, तो ये अच्छे से अपने देश के अंदर जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसको क्या देगी, बढ़ावा देगी। ठीक है।
अगला अपना मेजर पॉइंट है, उसमें अपन एक हेडिंग डालते हैं लोकल होगा ग्लोबल। क्या है? लोकल होगा, लोकल होगा ग्लोबल, लोकल होगा ग्लोबल। इस पॉइंट को टच करते हैं। इस पॉइंट में क्या है? लोकल होगा ग्लोबल। इसके अंदर सबसे जो मेन बात बताई गई है उसको आपको ध्यान देना है कि 200 करोड़ से कम का जो टेंडर है, 200 करोड़ से कम का जो टेंडर है वो ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। क्या बोला है इसमें? 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए से कम का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। इसका क्या मतलब है तो समझते हैं कि 200 करोड़ से कम का जो टेंडर है वो ग्लोबल नहीं होगा। इससे क्या होगा आपको बताना चाहूंगा कि इससे एक चीज ये होता है, पहले इसको समझते हैं कि टेंडर क्या है, ग्लोबल टेंडर। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक कोई भारतीय कंपनी है, वो क्या करती है, जैसे पेन और पेंसिल बनाती है। जैसे मान लीजिए उनके पेन और पेंसिल बनाने की इंडस्ट्री है, और वो मान लीजिए 100 रुपये पर पीस एक बनाती है पेन या पेंसिल। उसी की बात अपन करते हैं, मान लीजिए एक चाइना की कोई कंपनी है, वो क्या करती है, उसी पेन और पेंसिल बनाने का जो उनका है वो 80 रुपये में पर पैकेट या पर पीस बना देती है। तो कहने का मतलब है वो 80 रुपये में बना रही है, अपनी जो भारतीय जो घरेलू कंपनी है वो 100 रुपये में बना रही है। तो उसमें क्या होता है कि जब टेंडर की बात होती है तो टेंडर ये 100 रुपये में बनाती है, वो 80 रुपये में बनाती है, तो टेंडर किसको चला जाता है? उस चाइनीज कंपनी को चला जाता है या कोई विदेशी कंपनी को चला जाता है, और अपनी जो घरेलू कंपनी है उसको टेंडर नहीं मिलता है। इसी वजह से कि जो टेंडर है उसको चला जाता है, और जो मार्केट में है उनकी जो भारतीय जो कंपनी है वो जो अपनी विदेशी कंपनी या फिर चाइनीज कंपनी है उससे वो क्या कर नहीं पाती, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। इसलिए अपनी जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको कोई टेंडर नहीं मिलता है। तो इसका कारण यही है कि अभी उन्होंने सरकार ने देखा कि 200 करोड़ तक का जो टेंडर है उस टेंडर को ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा, और उस टेंडर को क्या होगा, घरेलू टेंडर होगा, और घरेलू जो उद्योग है उन उद्योगों को, उन जो इंडस्ट्री उनको ये टेंडर मिलेगा। इससे क्या होगा, एक फायदा ये होगा, इससे घरेलू उद्योग मजबूत होंगे, घरेलू उद्योग मजबूत होंगे। आपको पता है जब यही टेंडर चाइनीज कंपनी या कोई विदेशी कंपनीज को जाता था, अब यही 200 करोड़ से कम का जो टेंडर है यदि भारतीय कंपनीज को मिलेगा तो अपनी कंपनी यही इन्वेस्ट करेगी और वो बनाएगी, प्रोडक्ट बना के बेचेगी। तो इससे क्या होगा, लोकल को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। लोकल होगा ग्लोबल का मतलब ये है कि जो लोकल अपनी जो कंपनी है उसको जब अपन टेंडर देंगे, उसको बढ़ावा देंगे, कोई प्रोडक्ट उत्पादन का उसको अपन बढ़ावा देंगे, तो वो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बना करके मार्केट में डालेंगे, तो धीरे धीरे वही जो लोकल प्रोडक्ट है एक दिन क्या बन जाएगी, ग्लोबल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, 200 करोड़ रुपए तक का उससे जो कम का जो टेंडर है वो भी आने वाले समय में क्या नहीं होगा, ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक चीज ये भी है कि सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है, 50,000 करोड़ का फंड। ये जो 50,000 करोड़ रुपए का जो फंड बनाया है, ये फंड क्या काम करेगा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस फंड के माध्यम से आपको बताऊं कि ऐसी कंपनियां जो बिल्कुल ऋण के तले दब चुकी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, ठीक है, कर्ज तले दबी कंपनियों को, कर्ज तले दबी कंपनियों को अतिरिक्त ऋण देगी। कौन देगा, ये जो एक्स्ट्रा जो बना है आपको 50,000 करोड़ रुपए जो फंड बना है, उसमें जो कंपनी बिल्कुल कर्ज तले दब गई है उन ऐसी कंपनियों को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा ऋण मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अपने एक चीज ये बात करते हैं कि एक अपने मन मस्तिष्क में एक चीज ये भी आई है कि ये सरकार 20 लाख करोड़ रुपए की लाएगी कहां से। तो सबसे बड़ी चीज है 20 लाख करोड़। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए है ये सरकार लाएगी कहां से, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो सरकार 20 लाख करोड़ रुपए है ये कहां से लेगी। आपको बताना चाहूंगा कि जब ये कोरोना जैसी महामारी आई उसके बाद या उससे पहले जो सरकार की बाजार से जो उधारी थी वो 7 लाख करोड़ रुपए की थी,
लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने क्या किया, बाजार से जो उधारी थी, मार्केट जो बोरोइंग थी, वो पहले 7 लाख करोड़ थी, लेकिन अब उसको कम करके कितना कर दिया है, 4 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा कि सरकार की टोटल जो मार्केट से उधारी है वो कितनी होगी, 12 लाख करोड़। कितना हो गया, बाजार से उधार, बाजार से उधारी, बाजार से उधारी लगभग कितनी हो गई, 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए बाजार से उधारी। इसके अलावा सरकार क्या करेगी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कोई योजना से बचत है, योजनाओं की बचत राशि, योजनाओं की बचत राशि, इसके अलावा और टैक्स से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे, ठीक है। और इसके अलावा सरकार, आपको पता है कि सरकार आरबीआई के थ्रू, आरबीआई क्या करती है, जो अपनी बैंकें हैं उन बैंकों को क्या दे रही है, लोन दे रही है, बैंकों को पैसे दे रही है, और बैंकों को ज्यादा से ज्यादा पैसे दे रही है, तो बैंकों को हर तक जो नकदी मिल रही है, नकदी मिल रही है, वो बैंक क्या करेगी, कर देगी, ठीक है। आरबीआई द्वारा बैंकों को नकदी देना और बैंक आगे क्या देगी, लोन देगी, क्या देगी, लोन देगी। तो इस तरह से ये जो 20 लाख करोड़ रुपए जो आर्थिक पैकेज है, इस तरह से सरकार मैनेज करेगी 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है। बाजार से कुछ उधार लेगी, इससे बाजार से सरकार की ये उधारी बढ़ेगी, और कुछ योजनाओं की जो बचत राशि उसका यूज करेगी, और जो भी टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है या डायरेक्ट टैक्सेशन है, उससे जो राशि मिलेगी वहां से, और उसके अलावा आरबीआई से जो बैंकों को नकदी देना है, और बैंक आगे क्या करेगी, लोन देगी। और लोन जब एक आम आदमी के पास में जाएगा तो उससे क्या होगी, लिक्विडिटी के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं लोकल पर वोकल का नाम। देखिएगा, लोकल पर वोकल का नारा ये क्या है, लोकल पर वोकल का नारा, इसकी बात करते हैं। लोकल पर वोकल का नारा, देखिएगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत अपनी जो आवश्यक जो जरूरतें चीजें हैं उसका लगभग 16% क्या करता है, आयात करता है, चीन से आयात करता है। बहुत जैसे भारत की चीन पर कितनी निर्भरता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि लोकल के लिए वोकल का नारा क्या है। तो सबसे पहले चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत क्या करता है, भारत अपनी जो आवश्यक जो है उसका लगभग, आपको बताओ, आवश्यक चीजों में, आवश्यक चीजों का 16% क्या करता है, आयात करता है, ठीक है। और अब अपन देखते हैं कि भारत की चीन पर कितनी निर्भरता है, भारत की चीन पर निर्भरता। अपन भारत की चीन पर निर्भरता की बात करें तो वर्तमान में भारत की चीन पर क्या क्या निर्भरता है, कौन कौन से सेक्टर में भारत कितना चीन से आयात करता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाइयां, उसका लगभग भारत क्या करता है, आपको बताऊं, जो जीवन रक्षक दवाइयां है उसका भारत चाइना से क्या करता है, आयात करता है। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 90% क्या करता है चीन से आयात, 90% आयात, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज देखते हैं अपन, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि जो दवाई बनाने के अंदर जो कच्चा माल या कच्चा प्रोडक्ट यूज लिया जाता है, देखिए इधर दवाई बना रहे हैं, कच्चा माल का 75% किससे आयात करता है, चीन से। देखिएगा, जो दवाई बनाने के लिए जो कच्चा माल है उसका 75% ही किसे आयात करता है, चीन से। अब अपन बात करते हैं जो मेडिकल उपकरण है, तो मेडिकल उपकरण का भी लगभग आपको बताऊं कि 80% आयात चीन से होता है। मेडिकल उपकरण का 80% किससे आयात होता है, आपका चीन से होता है। मेडिकल उपकरण का भी 80% चीन से आयात होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल के जो कल पुर्जे हैं उसका लगभग 30% चाइना से आयात करता है।
इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं कि लगभग इलेक्ट्रिक सामान की बात करते हैं तो 60% इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक जो गुड्स है वो लगभग 60% चाइना से आया होता है। खिलौने की बात करें तो खिलौने लगभग 90% चाइना से आया होता है। ध्यान रखिए, खिलौनों की बात करें तो लगभग 90% चाइना से। और साइकिल मार्केट की बात करते हैं, साइकिल मार्केट, तो साइकिल मार्केट भी 60% किससे आया होता है? चाइना से। तो अब अपन देखते हैं कि लोकल पर वोकल का जो नारा कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अपनी आवश्यक चीजों का 16% क्या करता है? आयात करता है। उसमें भी भारत में चीन पर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। चाहे जीवन रक्षक दवाओं की बात करो, चाहे दवाई बनाने के लिए जो बाई प्रोडक्ट्स है उसकी बात करो, चाहे मेडिकल उपकरण की बात करो, चाहे ऑटोमोबाइल मोबाइल सेक्टर की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिक गुड्स की बात करो, चाहे खिलौने की, चाहे साइकिल मार्केट की, सभी के अंदर लगभग 50% से एबो ही क्या करता है? चाइना से आयात करता है। इसीलिए सरकार ने आत्मनिर्भर होने की बात इसलिए कही क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी में सरकार ने, जैसे मान लीजिए जब ये बीमारी आई थी उस समय सरकार के पास में पीपीई किट और जो N95 जो मास्क है वो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार और अपनी जो घरेलू इंडस्ट्री है उन्होंने बनाना शुरू किया। आज वो अपनी जो आवश्यक जो ये चीजें हैं, चाहे पीपीई किट हो या फिर N95 मास्क हो, उसकी लगभग पर डे के हिसाब से आप बताऊं, पर डे के हिसाब से 2 लाख ये चीजें बन रही है। तो कहने का मतलब है आज तक अपन ने जो लोकल चीज थी उसको अपन ने क्या नहीं दिया? महत्व नहीं दिया। अपनी जो इंडस्ट्री थी उसकी जो क्या डिमांड थी वो अपने इस चीज को नहीं सुना था। आज वो चीज महसूस हुई इस कोरोना महामारी में, जब अपन को अपने घरेलू चीजों की जरूरतें पड़ी और घरेलू चीजों की आपको जैसे आप तक मतलब जो भी आपकी आवश्यकता थी इसकी पूर्ति हुई। तो मतलब ये चीज हुआ कि अपनी इस चीज को आज तक महत्व नहीं दिया। अब ये समय आ गया है कि अपनी चीज को बढ़ावा देंगे तो धीरे धीरे अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल अपनी जो उद्योग है छोटे छोटे, उन उद्योग को सहारा मिलेगा। अपन चीज परचेज करेंगे, धीरे धीरे वही लोकल क्या बढ़ जाएंगे, कल ग्लोबल बन सकते हैं। इसीलिए सरकार ने इन चीजों पर ज्यादा फोकस देने की कोशिश की। आज अपन रियल एस्टेट की बात करते हैं। देखिएगा, रियल एस्टेट, ये रियल एस्टेट क्या होता है? देखिए, रियल एस्टेट को अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपदा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ज्यादा इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। स्थावर संपदा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी जमीन पर आपने एक बहुत बड़ी मतलब मकान बनाया, तो जमीन और मकान है वो क्या कह रहे हैं कि स्थावर संपदा है। जैसे आप बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर देखते हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो वो क्या है? इसी के अंदर बताते हैं, रियल एस्टेट के अंदर। जैसे मान लीजिए सरकार आवासन मंडल के अंदर जो बड़े बड़े मकान बनाती है, ठीक है, तो उसको बनाने का जो टेंडर है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को दिया जाता है, उससे रिलेटेड जो है मामला है वो क्या होता है? रियल एस्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पंजीकृत जो भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए जो समय अवधि उसको 6 माह बढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें पंजीकृत जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो अवधि है उस अवधि को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अवधि को 6 माह बढ़ा दिया। ठीक है, अवधि को 6 माह बढ़ा दिया। मतलब जैसे पहले इसको पूर्ण करने की अवधि 25 मार्च थी, लेकिन अब उस अवधि को कोरोना महामारी की वजह से क्या कर दिया? आगे इसको बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है पंजीकृत, इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो अवधि थी उस अवधि को क्या कर दिया है? थोड़ा 6 माह के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा कल की जो घोषणा थी उसमें बिजली कंपनियों के बारे में क्या घोषणा थी? डिस्कॉम के बारे में। बिजली कंपनियों, अपन बिजली कंपनियों की बात करते हैं, डिस्कॉम की बात करते हैं, तो डिस्कॉम बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। 90,000 करोड़ की सहायता। ठीक है, और आपको पता है कि बिजली कंपनियां लगातार कर्ज की तरह दब रही है। इससे पहले सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना भी अपने स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई थी। तो इससे रिलेटेड जो बिजली जो कंपनियां हैं इसको भी 90,000 करोड़ रुपए की क्या दी गई है? सहायता दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, चाहे रेलवे के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, या फिर सड़क जो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, उन कॉन्ट्रैक्टरों को
भी राहत दी गई है। कॉन्ट्रैक्टर को भी आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया है, ठेका पूरा करने की जो अवधि है उस अवधि को भी क्या कर दिया, 6 माह के लिए बढ़ा दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्टर को जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, चाहे रेलवे के हो, चाहे PWD के हो, चाहे सड़क के कॉन्ट्रैक्टर हो, इन सभी को जो अपनी जो इसको पूरा करने की जो अवधि है, इस अवधि को भी क्या कर दिया है, 6 माह तक क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये भी इसमें कल आत्मनिर्भर भारत जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज इसमें ये घोषणा थी। ठीक, इसके अलावा एक आपको बताना चाहूंगा अलग से NBFC। NBFC क्या है, थोड़ा सा देखिए इसको। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है, इसमें अपन देखते हैं। आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत, ध्यान रखना। इसका संचालन है जो कंपनी एक्ट संचालन, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, तो देखिए इसका संचालन कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से इसका संचालन कंपनी एक्ट 1956 के तहत किया जाए। ये बैंक नहीं, मतलब इसका काम बैंक की तरह नहीं है। जैसे मान लीजिए एक जो जिसको भी जैसे बैंक से काम होता है, बैंक में जैसे अपन खाता खुलाते हैं, उसी तरह से इसका काम बैंक की तरह नहीं है, लेकिन ये ऋण देती है। और ऋण देती कैसे है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है, ये क्या करती है, पहले योजना के थ्रू क्या करती है, ऋण लेती है, और ऋण लेने के बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के बाद में फिर ये क्या करती है, छोटे छोटे भागों में ऋण क्या करती है, ऋण देती है लोगों को। और इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए अपन किसी जैसे बैंक के अंदर अपन चल और अचल संपत्ति में खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसमें केवल और केवल जो चल पूंजी है, चल पूंजी का ही मामला होता है इसके अंदर, असल का इसके अंदर कुछ नहीं होता। जो आपको पता है, नाम से दिख रहा है फाइनेंशियल, केवल इसके अंदर जो नकदी है, जैसे कि केवल पैसों की होती है। जैसे मान लीजिए अपन किसी को उदाहरण के स्वरूप अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अपन क्या किया, किसी को जैसे आर्थिक पैकेज देना है, तो ये क्या करती है, पहले धीरे धीरे लोगों से क्या लेती, जमा लेती है। लोगों से जमा लेने के बाद में फिर उन्हीं लोगों को एक लंबी अवधि के लिए क्या देती है, ऋण देती है। उससे क्या कम रेट पे हो सकता है, उसका इंटरेस्ट कम भी हो सकता है। तो उस एवज में क्या करती है, लोगों से पैसे लेती है योजना को, फिर क्या करती है, उसको अलग अलग जितनी जरूरतमंद के हिसाब से क्या करती है, लोन देती है। अब बैंक में क्या होता है, जैसे बैंक में भी अपन ऐसे करते हैं, तो बैंक में अपन चल और अचल दोनों में भी क्या जमा करा सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल और केवल जो है वो चल पूंजी की बात होगी। ठीक है, तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उस बारे में भी सरकार ने इसको भी क्या दी है, जैसे राहत दी है कुछ पैसे इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी, जो काफी लंबे समय से जैसे MSME और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इसको ये भी क्या है, कर्ज तले दबी हुई थी, तो इसको भी थोड़ा सा मतलब जैसे आर्थिक राहत के लिए उनको भी क्या दिया गया है, आर्थिक पैकेज दिए गए। ठीक है, तो इस संदर्भ में अपने आत्मनिर्भर भारत के मुख्य बिंदु की बात की, जो कल का जो भाषण था, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, तो काफी सारी चीजें आई थी। मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आप इसको थोड़ा सा और देखिए, और जिसकी भी इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो उसको भी आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। अपने क्या करना है इसमें, जो ये चीजें क्या है, इसके ऊपर कितना फॉलो होता है, उससे अपन को कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। अपन को एक चीज यही ध्यान रखनी है कि अपने परीक्षा के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसको आप ध्यान रखें। जैसे MSME की मैंने जो नई डेफिनेशन बताई थी उसको आप जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा छोटे छोटे जो पॉइंट है, जैसे 200 करोड़ रुपए का जो ग्लोबल टेंडर है, या फिर जो TDS की अंदर कटौती है, इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल कब कितनी डेट बैठी, इस समय जो छोटे छोटे पॉइंट है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।